अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो पूछ रहे हैं कि मोस्ट लाइकली वो ऑर्गेनिज्म पूछ रहे हैं। अच्छा, ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो स्टेटमेंट में कहते हैं कि 45 साला एक मर्द है जो कि फीवर, नेक स्टिफनेस, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस के साथ, तो ये 3 चीज़ें देख के आप कह सकते हैं मेनिंजाइटिस है। ठीक है, मेनिंजाइटिस जहन में आ गया। अब मेनिंजाइटिस जो है मेड एक्सपर्ट के बुक के अंदर अगर आप देखेंगे, एज वाइज जो है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि किस एज में कौन सा ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमन है। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहे हैं आगे कि अच्छा वो कह रहे हैं कि आगे जो है यानी पेचिल रेश है। अच्छा, रेश की बात हुई है, पेचिल रेश की। तो याद रखें कि जो जितनी भी बैक्टीरियाज हैं जो मेनिंजाइटिस काज करते हैं, तो उनमें आपने उसमें एक बैक्टीरिया ऐसी हैं जो क्या करती हैं कि वो रेश काज करती हैं। बाकी सिम्टम्स तो मेनिंजाइटिस के होंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा सिम्टम आता है जिसमें वो रेश आता है, यानी पेचियल रेश आता है। तो वो बैक्टीरिया आपका क्या है? वो है निसीरिया। ठीक है, ये देखें, ये निसीरिया मेनिंजाइटिस है। अच्छा, वैसे और एडल्ट्स के अंदर जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया भी ये मेनिंजाइटिस काज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो रेश की बात की है, पेटिशियल रेश की बात की है, तो उसी वजह से हमने यहाँ पे किस ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करना है? नेसीरिया मेनिंजाइटिस को। ठीक है, नेसीरिया मेनिंजाइटिस को मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, एंजाइम पूछ रहे हैं कि कौन सा एंजाइम जो है वो इसमें डिफिशिएंट है। अच्छा, तो 17 ईयर ओल्ड बॉय डेवलप्स एब्डोमिनल ब्लोटिंग, एक्सेसिव फ्लैचुलेंस, वाटरी डायरिया अबाउट 1 आवर आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क। अच्छा, दूध पीने के बाद बच्चे को ये सिम्टम्स आए हैं। ठीक है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग आया है, या एब्डोमिनल पेन आया है, या ये जो फ्लैचुलेंस यानी हवा वगैरह, और वाटरी डायरिया, ये चीज़ें आई हैं। ठीक है, लेकिन वो दूध पीने के बाद आई हैं। इसका मतलब है कि दूध के अंदर क्या होता है? लैक्टोज होता है। ठीक है, तो लैक्टोज के लिए जो है डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होते हैं जिसको क्या कहते हैं? लैक्टेज। ठीक है, अब जिसमें लैक्टेज नहीं होगा तो उसमें क्या होगा? लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा। लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से ये सिम्टम्स आएंगे। तो इसमें इसका मतलब है कि एंजाइम की बात कर रहे हैं, तो एंजाइम जो है लैक्टेज है, और अगर डिज़ीज़ की बात ये करते तो इसमें फिर हमने लैक्टोज इंटॉलरेंस डायग्नोसिस बनानी थी। ठीक है, ये लाइन आप देखिए। अच्छा, इसमें आपसे अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वो पूछे तो इसमें हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट जो है ये इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। ठीक है, तो देखें, हर टॉपिक जो है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं इंतहाई हाई यील्ड टॉपिक हैं। जो एमसीक्यूज़ हमने बनाए हैं ये हमारे मिसाल के तौर पे हमने सोचा है, तो हमने इस लिहाज से बनाए, शायद जो अगला एग्जामिनर होगा उसके माइंड पे डिपेंड करते हैं कि शायद वो सेम चीज़ें दे के इन्वेस्टिगेशन पूछ ले, सेम चीज़ें दे के ट्रीटमेंट पूछ ले, सेम चीज़ें दे के वो कोई दूसरी जो कंडीशन है उसके साथ एसोसिएट करते उन चीज़ों को वो पूछ लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? फिर डायग्नोसिस पूछ रहे हैं। ठीक है, 68-year-old man develops sudden painless passage of large amount of maroon color stool. फ्रेश ब्लीड की बात हो रही है। कोलोनोस्कोपी रिवील्स मल्टीपल सिग्मोइड डाइवर्टिकुला विदाउट एविडेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। देखें, इन्फ्लेमेशन नहीं है तो मतलब आइटस नहीं है, आइटस वाली गेम ख़त्म। ठीक है, पेनलेस ब्लीड है तो वो भी आइटस वाले सीन ख़त्म है। अच्छा, डायग्नोसिस पूछ रहे हैं तो मल्टीपल बताया है ना, मल्टीपल डाइवर्टिकुला बताएं। अगर एक डाइवर्टिकुला होता तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डाइवर्टिकुला है। ठीक है, यानी डाइवर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में हम आगे डिफरेंशियल्स के बारे में फिर सोच सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे जैसे कि मल्टीपल सिग्माइड में डाइवर्टिकुलाज आए हैं, तो वो हाँ, वो पहले अगर एक पाउच होता तो डाइवर्टिकुलम की बात हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मल्टीपल पाउचेज है, मल्टीपल डाइवर्टिकुला हैं, तो ये है डाइवर्टिकुलोसिस। ठीक है, लोसिस, डाइवर्टिकुलोसिस। ये देखिए आप, अगर पेनलेस लोअर जीआई ब्लीड हो एल्डरली पेशेंट में, सबसे पहले आपने डाइवर्टिकुलोसिस को डायग्नोज बनाना है। अच्छा, 32-year-old वमन हैज़ एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। पूछ क्या रहे हैं वैसे? अच्छा, ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं। 32-year-old वमन है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसकी कंफर्म हो गई है ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड के ऊपर, जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। शी इज़ हीमोडाइनेमिकली स्टेबल। अब स्टेबल पेशेंट है, हमने इससे पहले बात की थी ना कि स्टेबल पेशेंट हो तो उसमें क्या करना है, अनस्टेबल हो तो क्या करना है। अच्छा, तो इसमें हमने कहा था कि स्टेबल हो तो मेथोट्रेक्सेट देंगे। ठीक है, मेथोट्रेक्सेट जो है वो हमने यहाँ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, विच जीन म्यूटेशन इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड। अच्छा, जीन म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, तो A newborn develop abdominal distension shortly after birth. Contrast enema demonstrate a microcolon. देखो माइक्रोकोलोन की बात आई है, तो इसका मतलब क्या है? माइक्रोकोलन का मतलब यहाँ पे क्या है? मेकोनियम इलियस है। ठीक है, अब मेकोनियम इलियस है यहाँ पे, तो एक चीज़ तो आपने फिर सोचनी है, मेकोनियम इलियस के साथ कौन एसोसिएट करता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस करता है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में किस जीन में म्यूटेशन होती है वो आपको पता है, CFTR। ठीक हो गया, नाम से भी आप देख सकते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, मतलब नाम से भी मैं कह रहा हूँ CFTR ये है। ठीक है, याद रखें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, आप लोग पढ़ लेते हैं, कोई फर्स्ट एड से पढ़ लेता है, कोई किसी दूसरे बुक से पढ़ लेता है। आप लोग पढ़ाई सही करते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, उन्हीं पैराग्राफ्स, वो पैराग्राफ्स याद नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा ब्रेन जो है, वो उन चीज़ों को याद रखते हैं जो डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड हो। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ हो। तो मेड एक्सपर्ट अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ बनी हुई है, हर चीज़ है उसमें, चेन स्टडी की तौर पे टॉपिक्स को लिख के गए हैं, हर चीज़ जो है दूसरे के साथ आप कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, आर्टरी का पूछ रहे हैं, कौन सी आर्टरी? पेशेंट है वो प्रेजेंट करता है सिवियर एपिगेस्ट्रिक पेन के साथ। जब एंडोस्कोपी होती है तो उसमें पोस्टीरियर ड्यूडिनल अल्सर जो है वो आपके पास आ जाता है। मैसिव अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीड डेवलप। अच्छा, पेशेंट हैं सिवियर एपिगेस्ट्रिक पेन के साथ आया है, जब एंडोस्कोपी हो गई तो उसमें पोस्टीरियर ड्यूडिनल अल्सर आ गया। मैसिव यानी बहुत ज़्यादा खून बहना शुरू हुआ, अपर जीआई ब्लीड। अब ये कह रहे हैं कि ये कौन सी आर्टरी है जो ब्लीड कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आ जाए, सब बताता हूँ आपको। जो पोस्टीरियर ड्यूडिनल अल्सर हैं वो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी के हेमरेज उसमें बहुत कॉमन है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे बनता है, क्योंकि जो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी है ये आपके पोस्टीरियर यानी ड्यूडिनम का जो पोस्टीरियर पार्ट है तो वहाँ से ये गुजर के जाती हैं। ठीक है, यानी उसके पोस्टीरियरली जो है, जो एनाटॉमिकली अगर हम बात करें तो जो आपका ड्यूडिनम है उसके पोस्टीरियर वाले साइड पे आपका गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी जो है वो गुजरती हैं। तो जब अल्सर बढ़ेगा जाते जाते वो क्या कर देगा, वो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी को भी साथ में रप्चर करके हेमरेज करवा देगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पूछ रहे हैं। 70-year-old वुमन डेवलप्स फीवर
लेफ्ट इलियक फोसा पेन, ल्यूकोसाइटोसिस। अच्छा, और सीटी स्कैन पे क्या आया है? डाइवर्टिकुलाइटिस आया है विद लोकलाइज्ड एब्सेस मेयरिंग 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये जो प्रेजेंटेशन आ रही है, ये प्रेजेंटेशन आपको दो चीज़ों में कंफ्यूज करेगी। एक, आप यहाँ पे इसको एज अ एपेंडिकुलर एब्सेस आप इसकी डायग्नोज दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखें ल्यूकोसाइटोसिस भी है। ओ सॉरी 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 सॉरी, लेफ्ट इलियक फोसा में पेन है। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेफ्ट इलियक फोसा के अंदर पेन है, तो अपेंडिकुलर एब्सेस नहीं हो सकता। अगर ये राइट इलियक फोसा के अंदर पेन आता तो फिर आपने ये कंसिडर करना था। अब तो आपको पता है कि लेफ्ट वाले साइड पे जो है वो डाइवर्टिकुला जो है वो ज़्यादा, या तो डाइवर्टिकुलोसिस हो सकता है या पीआईडी हो सकता है, क्योंकि पीआईडी में भी जो है फीवर और आपको पेन आ सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं कि सीटी स्कैन हो गई है, सीटी स्कैन में डाइवर्टिकुलाइटिस तो आ गई है और साथ में एब्सेस हैं। अच्छा, तो एब्सेस में क्या करना होता है? जिस तरह हम अपेंडिक्स में जब एब्सेस होता था तो हम कहते थे कि इसमें हमने क्या करना है कि आईवी एंटीबायोटिक देने हैं और ड्रेनेज करना, लेकिन हमने पहले हम ड्रेनेज करेंगे और फिर एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। तो इसमें हम परकुटेनियस ड्रेनेज करेंगे और आईवी एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। डाइवर्टिकुलर एब्सेस अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो एमएच गाइडेड परकुटेनियस ड्रेनेज होगा, और फिर उसके साथ जो है हमने आईवी एंटीबायोटिक देनी है, ठीक है। ये लाइन आपने याद रखनी है। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं? विच टाइप ऑफ एक्टोपिक टिश्यू इज़ मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट। अच्छा, किस में पूछ रहे हैं कि 4 साल का एक बच्चा है, पेनलेस रेक्टल ब्लीड के साथ है, मेकल स्कैन पॉजिटिव है। मेकल स्कैन पॉजिटिव तो मेकल डाइवर्टिकुलम है। उसमें हमने पहले ऊपर वाले एमसीक्यूज में बात की कि इसमें 2 किस्म के एक्टोपिक सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, सॉरी। कौन कौन से होते हैं? एक होता है गैस्ट्रिक, एक होता है पेनक्रियाटिक। ये 60 to 70% होता है, ये 20 to 30% होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया? गैस्ट्रिक मिकोजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अच्छा, विच मेडिकेशन शुड बी अवॉइडेड। ऊपर हमने ये एमसीक्यूज डिस्कस किया। 24 ईयर ओल्ड G6PD एफिशिएंसी के साथ है, एडमिट विद जॉन्डिस एंड हेमोलाइसिस हो रही है, हेमोलाइसिस हो रही, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, यानी वो जो मैकेनिज्म हमने ऊपर भी बात की कि एमसीक्यूज पे आया था, तो उस वो चीज़ें अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो जॉन्डिस है और डार्क यूरिन मतलब हेमोलाइसिस हो रही है, ठीक है। तो कौन सी मेडिसिन है जो ये कर सकती है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सल्फोनामाइड था और प्राइमेक्विन, ये बहुत 2 ड्रग्स मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें प्राइमेक्विन है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव हेमोलाइसिस को क्या करते हैं? ट्रिगर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि प्रेगनेंसी टेस्ट तो नेगेटिव हैं। अच्छा, वो पूछ क्या रहे हैं? विच फीचर मोस्ट स्ट्रांगली सजेस्ट ओवेरियन टॉर्शन। वो ओवेरियन टॉर्शन की बात कर रहे हैं कि वो कौन सा फीचर है जो मोस्टली उसको सजेस्ट करेगा। अ वुमन प्रेजेंट विद सडन यूनिलेटरल पेल्विक पेन के साथ आई है और वोमिटिंग के साथ, तो ओवेरियन टॉर्शन है, लेकिन वो फिर आगे पूछ भी रहे हैं कि ओवेरियन टॉर्शन है पर कौन सी चीज़ें जो उसको ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो इसमें देखें कि एडनेजल मैस आएगा। जैसे हमने कहा कि अगर हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे या डॉपलर, कलर डॉपलर करेंगे, तो कलर डॉपलर पे हमने कहा कि क्या आएगा? जो ओवरी होगा वो लार्ज नज़र आएगी, ऐसे मतलब क्योंकि वहाँ टॉर्शन हुआ है तो वहाँ पे एक मैस आएगा। टॉर्शन हुआ है ना, तो मैस यानी वो लार्ज वो ओवरी नज़र आएगी, ठीक है। तो एडनेजल मैस हो गया, ठीक है, क्योंकि वो ट्यूब्स वो सारा जब स्ट्रक्चर ऐसे एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट करेगा तो यहाँ पे एडनेजल मैस नज़र आ जाएगा। और जैसे कि ये स्ट्रेंगुलेशन होगी तो एब्सेंट ओवेरियन ब्लड फ्लो, तो ये उसका क्लासिक हॉलमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि जी एक पेशेंट का सैंपल दिया है CSF का, उसमें न्यूट्रोपिल्स हैं, बैक्टीरिया की तरफ जा रहा है। अच्छा, फिर ग्लूकोज जो है ये देखिए ये कम है 20, ठीक है। तो डायरेक्ट आप आ जाएं और
टाइम वेस्ट करे बगैर बैक्टीरिया लगा दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आर्टरी पूछ रहे हैं कि कौन सी आर्टरी जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। 65-year-old man present with severe abdominal pain that disproportionate to physical examination, यानी पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। तो जब भी पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन की आप बात सुने या सीवियर पेन विद सॉफ्ट नॉन टेंडर एब्डोमेन सुने तो आपने क्या करना है, आपने एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया सोच लेना है डायग्नोसिस के तौर पे। और इसमें जो मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व होती हैं वो है SMA। SMA का मतलब है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछ रहे हैं। वुमन प्रेजेंट करती है विद 6 वीक ऑफ एमनोरिया लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ। देखें, एमनोरिया के साथ है ये, लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ है ये। ठीक है, तो औरतों में जो आपने सोचना है एक टॉपिक प्रेगनेंसी सोचनी है, और अभी हमने ऊपर बात की कि उसमें हम क्या करेंगे। मैंने आपको ऊपर बताया कि टॉपिक प्रेगनेंसी में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड है, जिसमें आपको यूटेराइन कैविटी खाली नज़र आएगी। ठीक है, A newborn with Hirschsprung disease, is it increased risk of developing which complication? तो उसमें क्या है कि हमने ऊपर शायद हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन में टॉक्सिक एंटीरोकोलाइटिस आता है। ठीक है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसमें पेशेंट इवन सेप्सिस में जा सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 1 साल का एक बच्चा है, इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन के साथ है, सॉसेज शेप एब्डोमिनल मैस है, व्हाट इज़ डायग्नोसिस। अच्छा, पेन के साथ है, इंटरमिटेंट पेन के साथ, इंटरमिटेंट मतलब टेलीस्कोपिंग वाली बात हो रही है। सॉसेज शेप एब्डोमिनल मैस है। ठीक है, ये 2 ही मैसेज हैं एब्डोमिन के अंदर, एक ओलाइव शेप मास है, एक ओलाइव शेप मैस है। जो ओलाइव शेप मैस है वो आपको पता है कि वो किस चीज़ के अंदर आता है, वो आपका आता है पाइलोरिक स्टीनोसिस में। पाइलोरिक स्टीनोसिस के अंदर आता है ओलाइव शेप वाला, और जो सॉसेज शेप मैस है वो आपका आता है इंटरससेप्शन में। ठीक है, तो इंटरससेप्शन कर दें। ठीक हो गया। अ पेशेंट विद इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस, यानी इंटेस्टिनल टीबी की बात हो रही है, अंडरगो कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी हुई है। अच्छा, ये बात एक दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इससे पहले। जो इंटेस्टिनल टीबी है, इसमें जो पेशेंट आपके पास आता है तो वो भी राइट इलियक फोसा में पेन के साथ आएगा, पर साथ में इसमें फीवर होता है माइल्ड, और साथ में इसमें वेट लॉस की हिस्ट्री देगा, कफ हो सकता है, कफ और नाइट स्वेट। ये चीज़ें जो है ना, ये इंटेस्टिनल टीबी के साथ होती हैं। और मेनली इंटेस्टिनल टीबी जो है वो इलियोसिकल जंक्शन को इफ़ेक्ट करते, उस एरिया को, इलियम के पास जो है ये किजिएटिंग ग्रेनुलोमास बना लेते हैं, और वहाँ पे लिम्फ नोड जो है वो लार्ज हो जाते हैं। तो देखें इलियोसिकल रीजन। ठीक है, अच्छा, क्रेनियल नर्व पूछ रहे कौन सा इफेक्ट होगा आज। अ पेशेंट कंप्लेन अ ब्रीफ इलेक्ट्रिक, अच्छा वही बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक शॉक लाइक फेशियल पेन है ट्रिगर बाय शेविंग। अच्छा, लाइट टच से, यानी मतलब शेविंग से या दांत ब्रश करने से
अगर वो कोई दर्द है, अगर वो मतलब ट्रिगर हो जाता है और बिल्कुल बिजली के करंट की तरह अगर फील हो, तो हम कहते हैं इसकी डायग्नोसिस है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है। और इसमें जो मोस्ट कॉमन क्रेनियल नर्व है वो क्रेनियल नंबर 5, ठीक है, मोस्ट कॉमन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस पूछ रहे हैं। 25 ईयर ओल्ड एब्डोमिनल ब्लोटिंग के साथ है, एक्सेसिव फ्लैक्चुलेंस के साथ है, डायरी आफ्टर मिल्क पीने के बाद, तो इसका मतलब है कि वही लैक्टोज जो इंटॉलरेंस है वही है। और हमने इससे पहले बात की कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, ऊपर वाले में मैंने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, डायग्नोसिस पूछ रहे हैं। 58 ईयर ओल्ड मैन है, क्रोनिक एनेसेड यूज़र है। अच्छा, जब उसने एनेसेड यूज़ की, मैंने आपको लोगों को बताया कि जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, उसके 2 काजेज़ हैं, ठीक है। एक जो है वो एच पाइलोरी है जो कि मोस्ट कॉमन है, और सेकंड मोस्ट कॉमन जो है वो एनेसेड्स है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या हुआ कि सीवियर एब्डोमिनल पेन, हाँ, चेस्ट एक्सरे डिमॉन्स्ट्रेट फ्री एयर अंडर द डायफ्राम। अच्छा, डायफ्राम के अंदर जब भी फ्री एयर आ जाए इसका मतलब ये है कि परपुरेशन हो चुकी है, ठीक है। अब परपुरेशन जो है वो हो चुकी है क्योंकि एक्सरे पे आपको फ्री एयर अंडर द डायफ्राम आया, तो ये तो बात ही ख़त्म हो गई। देखिए, पेप्टिक अल्सर है एनेसेड यूज़ में, लेकिन अब डायफ्राम के अंदर एयर भी आई है, तो हमने परपुरेटेड यहाँ पे चूज़ किए। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो पूछ रहे हैं कि प्रिपेयर्ड इनिशियल मैनेजमेंट किस तरह करनी है। 63 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव मैन है जो कि प्रेजेंट करता है टीयरिंग चेस्ट पेन। याद रखें, टीयरिंग चेस्ट पेन जो है वो ऑर्टिक डायसेक्शन में हो सकते हैं, उसी में होता है, हॉलमार्क साइन है, ठीक है। और सीटी एंजियोग्राफी तो उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, तो उसमें क्या होता है, कंफर्म हो जाता है कि स्टैनफोर्ड टाइप बी ऑर्टिक डायसेक्शन है, ठीक है। ये चीज़ आपने ना याद रखनी है, ठीक है। हमने बात की थी कि जो क्लासिफिकेशन में के स्टैनफोर्ड ए और बी, तो हमने कहा था कि ए में ऑलवेज हमने सर्जरी करनी है और बी में हमने मेडिकल ट्रीटमेंट से स्टार्ट करना है, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट करना है। तो इसमें हमने जो है क्या करना है, और हमने कहा था कि हमने इसमें क्या करना है, ऑर्टिक डायसेक्शन जब हो जाए तो हमने हार्ट रेट को रिड्यूस करना है। हार्ट रेट को कौन रिड्यूस कर सकता है, बीटा ब्लॉकर्स कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, तो IV बीटा ब्लॉकर्स इन ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ठीक है, IV बीटा ब्लॉकर्स कर सकते हैं। और अब जैसे कि स्टेन बी है, तो बी में मेडिकल ट्रीटमेंट है, कंट्रोल करना है, तो उसमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है और IV बीटा ब्लॉकर्स देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डायग्नोसिस वो आपसे मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 26 साल की एक खातून है, वो 7 वीक एमनोरिया के साथ आई है, विजाइनल स्पॉटिंग है, यूनिलैटरल क्या है, यूनिलैटरल, सॉरी यार, एक मिनट, ये चीज़ ने तो काम छोड़ दिया, एक मिनट। अच्छा स्टूडेंट्स, तो वो क्या किस चीज़ के साथ आई है, वो यूनिलेटरल लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ आई है जो पेशेंट है, और साथ में क्या है कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड हुआ है, तो उसमें एड्जिनल मैस आया, फ्री फ्लूइड आया, और यानी पाउच ऑफ डॉगलस में। तो ये जो आपका बन रहा है, ये आपका बन रहा है किस चीज़ का, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोज बन रहा है, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि
कौन सा लूप, वो क्लासिक वो कह रहे हैं कि इन्वॉल्व हैं, वो पूछ रहे हैं। 32-year-old मेन प्रेजेंट विद फीवर कन्फ्यूजन। देखें एक और चीज़, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप लोग लास्ट लाइन पहले पढ़ें। उन्होंने पहले से बताया कि HSV एनसेफेलाइटिस, यानी HSV एनसेफेलाइटिस का उन्होंने डायग्नोज बताया। अब वो कह रहे हैं कि इसमें कौन सा लोग, तो ऊपर फिर स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आपने MRI में भी एक उन्होंने कहा है कि टेम्पोरल लोब एडीमा है। तो अब आपने यहाँ पे उसने तो अच्छा MRI के ऊपर उन्होंने बता भी दिया है कि टेम्पोरल लोब एडीमा है, तो वो टेम्पोरल लोब ही है, ठीक है। लेकिन अगर मोस्ट कॉमन जो है यही होता है, ये वाला, ठीक है। तो अगर आप ये भी पढ़ ले तो आपको पता चल जाएगा किधर है। बाकी बिहेवियर चेंज की बात है तो वो भी देख सकते हैं। इधर पूछ रहे हैं कि कौन सी एग्जामिनेशन फाइंडिंग है जो कि हाल मार्क है पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की बात कर रहे हैं कि इसका कौन सा हाल मार्क है। तो ये वाला पॉइंट जो है रोजिंग साइन अपेंडिसाइटिस में होता है, मार्पी कोलिसिस्टाइटिस में होता है, सोस साइन भी जो है वो अपेंडिसाइटिस में होता है। तो चैंडलियर साइन जो है वो किस में होता है, वो होता है PID में। हमने पहले भी इस पे बात की है। अच्छा, पैथोलॉजिकल प्रोसेस का पूछ रहे हैं। तो अ पेशेंट विद इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन रिकरेंट। अच्छा देखिए TB है इंटेस्टिनल, तो वो पूछ रहे हैं कि उसमें क्या चीज़ आ सकती है ना, वो पूछ रहे हैं कि पैथोलॉजिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो इसमें याद रखें कि इसमें हमारे पास वो ये किजिएटिंग ग्रेनुलोमास बनाते हैं, और इसमें एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि हाइपर प्लास्टिक फाइब्रोसिस, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। TB में स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो ये हाइपर प्लास्टिक फाइब्रोसिस काजिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। किस रीजन में, इलियोसिकल रीजन में, ठीक है। क्योंकि जब वहाँ पे हीलिंग होगी ट्यूबरकुलोसिस की तो क्या होगा, फाइब्रोसिस होगा और स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट बता दें। तो 70 साल एक खातून है, मल्टीपल डायवर्टिकुला के साथ आई हैं, जो कि इंसिडेंटली जो है वो फाइंडिंग्स आई हैं ड्यूरिंग स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी जब उनकी हो रही थी। तो याद रखिए कि डायवर्टिकुला अगर एसिम्टोमेटिक है, हाँ इधर बोला है उन्होंने नो सिम्टम्स, मतलब अगर एसिम्टोमेटिक है तो इसमें हमने क्या करना है कि बस रीअश्योर करने और हाई फाइबर डाइट देना है ताकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन से अपने पेशेंट को बचाना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच रूल इज़ क्लासिकली सूट। तो डायवर्टिकुलम के साथ कौन सा रूल है, रूल ऑफ 2, जिसमें वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अच्छा, लेबॉर्ट्री फाइंडिंग एक्सपेक्ट। अच्छा, G6PD डिफिशिएंसी की वजह से क्या हुआ, एक्यूट हिमोलाइसिस हुई है। जब याद रखें, जब भी हिमोलाइसिस होगा, जब खून टूटेगा, RBC टूटेगा, ठीक है, जब भी हेमोलाइसिस होगा तो उसमें रेटिकुलोसाइटोसिस होता है, ठीक है। सारा आप देख लें हेमोलाइसिस का। प्रिपेयर मैनेजमेंट पूछ रहे हैं। 24-year-old वुमन प्रेजेंट करती हैं सिवियर एब्डोमिन पेन के साथ, सडन एब्डोमिन पेन और वोमिट है। ड्यूरिंग सर्जरी द ओवरी अपीयर ब्लूइश बट वेएबल। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि एक औरत है, वो सडन पेन, पिल्विक पेन के साथ आई हैं, और जब सर्जरी हो रही थी तो ओवरी को उन्होंने पाया कि ओवरी जो है वो ब्लू हो चुकी है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो अब क्या है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि टॉर्शन हो गई है, तो टॉर्शन में हमने क्या करना है, अर्जेंट हमने उसको डिटॉर्शन उसकी करनी है, ठीक है। दोबारा से उस यानी जो ट्विस्टिंग हुए है उसको अनट्विस्ट करना है, ठीक है, ताकि अनट्विस्ट अगर आप करेंगे तो इससे ओवरी बच सकती है। यानी जो ब्लूइश आपको नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब वहाँ इस्कीमिया हो रहा है, ब्लड सप्लाई रुक गई है। तो अगर आप इसको अनट्विस्ट करेंगे तो ब्लड सप्लाई फिर से वहाँ पे चली जाएगी, ब्लड चला जाएगा और वो फिर से वो ठीक हो जाएगा। "45-year-old man present with fever
नेक्स्ट स्टिफनेस, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस बिफोर परफॉर्मिंग द लंबर पंक्चर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपने मतलब एक पेशेंट है जो कि मेनिंजाइटिस के साथ ही है, मेनिंजाइटिस की ही सारी बातें हो रही है, तो उसमें वो पूछ रहे हैं कि बिफोर परफॉर्मिंग द लंबर पंक्चर, लंबर पंक्चर करवाने से पहले विच कंडीशन रिक्वायर्ड अ सीटी स्कैन फर्स्ट, किस कंडीशन में सीटी स्कैन आपने पहले करना है, किस लिए करना है। अच्छा, ये कंडीशंस है, इसमें मतलब किन कंडीशंस में हमने करना है। माइल्ड हेडेक नो, नेक स्टिफनेस ओनली, तो सिर्फ नेक स्टिफनेस, वो मसल स्टिफनेस भी हो सकती है। फीवर ओनली, उसमें भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये है कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट में, ठीक है, विथ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, याद रखें वो चीज़ छोड़ें, जब फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होना तो उसमें हम क्या करते हैं, सीटी ब्रेन पर हम करते हैं पहले, ठीक है। अब इसमें फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो है ये एक पॉइंट से पिपिलिडीमा, यानी ये जो चीज़ें हैं ना, पिपिलिडीमा हो गया, इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट हो गया, रिसेंट सीजर्स, ये चीज़ें इसमें हम इसलिए करते हैं क्योंकि लंबर पंक्चर की कुछ कंट्रा इंडिकेशंस है, यानी पहले ये चीज़ें रूल आउट करनी है। अगर किसी में ये चीज़ें हैं तो फिर आपने लंबर पंक्चर की बजाय सीटी स्कैन में चला जाना है, क्योंकि रेज्ड आईसीपी के ये साइंस हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड होने के ये साइंस हैं, ठीक है। तो जब आईसीपी रेज्ड हो, ठीक है, तो उसमें फिर आपने लंबर पंक्चर नहीं करना, ठीक है। रेज्ड आईसीपी जो है वो लंबर पंक्चर की कंट्राइंडिकेशन है, यानी उन कंडीशन में जिसमें रेज्ड आईसीपी है उसमें आपने लंबर पंक्चर नहीं करना, सीटी स्कैन करना है। और फिर अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन पूछ रहे हैं एटियोलॉजी किसका पेशेंट है, वो एफिप के साथ आया है, उसको डेवलप हो चुका है क्या एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया। तो वो कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी क्या हो सकती है, मोस्ट कॉमन काज वो पूछ रहे, एटियोलॉजी का मतलब काज है। तो हमने पहले बात की SMA की एम्बोलिज्म, तो किधर है वो, ये हैं, हाँ ये हैं, ये सॉरी एम्बोलिज्म वाले ये हैं। देखिए अब इसमें ऑप्शन ऐसे हैं कि आप इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है जल्दी से गलती कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन है एम्बोलिज्म वाला। अब इन्होंने दोनों ऐसे में दिए हैं, लेकिन एंड पे थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म की बात की है, ठीक है। डायग्नोस पूछ रहे हैं, 60-year-old man present with sudden severe abdominal pain, rigid abdomen, CT scan demonstrate pre-intraperineal air। अब देखें, अब इसमें एयर आया है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, परपोरेशन। अच्छा, 2-year-old child develop intermittent colicky abdomen pain, अल्ट्रासाउंड डेमोस्ट्रेट टारगेट साइन, ज़बरदस्त टारगेट साइन, इंटरमिटेंट कोलिकी पेन और टारगेट साइन। पहले था इंटरमिटेंट पेन के साथ जो है एग्जामिनेशन पे पिछले एमसीक्यूज़ में सॉसेज साइन था, सॉसेज साइन, हमने कहा इंटरसेप्शन है, तो इधर जो है अब अल्ट्रासाउंड पे टारगेट साइन, ये भी इंटरसेप्शन ही है, ठीक है। डायग्नोसिस अगर पूछें तो इंटरसेप्शन आपने बताना है, ठीक है। पर खैर वो पूछ क्या रहे कि इफ एनीमा रिडक्शन इस फेल। अच्छा, इसमें जो है जो ट्रीटमेंट है फर्स्ट लाइन वो यही है कि हमने एनीमा के ज़रिए उसकी रिडक्शन के, एयर एनीमा हम देते हैं इसमें, ठीक है। एयर एनीमा से हमने इसको रिडक्शन इसकी करवानी है, लेकिन अगर वो फेल हो जाए तो फिर लाजमी सी बात है आपने सर्जरी करनी है। पूछ रहे हैं कि कौन से सेल्स एब्सेंट है, किस में, कहते हैं न्यू बॉर्न है, फेल टू पास मेकोनियम है, एक्सप्लोसिव साइन जो है वो आया है DRE पे, क्या है, हैस्प्रंग डिजीज़। और उसमें क्या है कि गैंग्लियन सेल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं रेक्टल बायोप्सी पे। पूछ रहे हैं कि कौन सा आर्गन मोस्ट कॉमनली इफेक्ट हो रहा है, अफेक्टेड बिसाइड द लंग। अच्छा, अ न्यू बॉर्न विद मेकोनियम इलियस इज डायग्नोज विद सिस्टिक फाइब्रोसिस,
देखिए मेकोनियम इलियस के साथ था, डायग्नोज हुए सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ। अब उसमें लंग्स तो इसमें इफ़ेक्ट होंगे लेकिन लंग्स के साथ साथ और कौन सा आर्गन इसमें इफ़ेक्ट होगा, तो याद रखें कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट होते हैं तो उनमें ज़्यादातर लंग्स के साथ साथ जो है वो पेनक्रियाटिक इनसफिशेंसी डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि इसमें जो सिक्रीशंस होते हैं वो थिक हो जाते हैं, और थिक सिक्रीशंस की वजह से जो है वो जो पेनक्रियाटिक डक्ट्स होते हैं वो अक्लूड हो जाते हैं, यानी वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आगे जो है माल एब्जॉर्प्शन और वो चीज़ें पेलियोट्री वो चीज़ें बनती हैं, पेशेंट ग्रो नहीं करता, पेन होता है एब्डोमेन में। तो ये सारी चीज़ें सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ वो पूछ रहे हैं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में आप याद रखें कि एक लंग इफेक्ट होते हैं, एक तो इंटेस्टाइन भी इफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मोटिलिटी का मसला बन रहा है, दूसरा जो है लंग्स और तीसरे जो है पेनक्रियास। ठीक है, क्लासिक फीचर। Patient with stand for type A aortic dissection develops sudden hypotension and muffled heart sound। अच्छा देखें, हाइपोटेंशन, मपल हार्ट साउंड, जैसे हर चीज़ के मैंने आपको कि आपने जो हॉल मार्क पॉइंट है वो देखने, मपल हार्ट साउंड हो, हाइपोटेंशन हो, ठीक है, तो आपने क्या सोचना है, कार्डियक टेम्पोनेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कि कार्डियक टेम्पोनेट जो है वो लीडिंग फेटल कॉम्प्लिकेशन है स्टैंड फॉर टाइप ए डायसेक्शन का। अच्छा, इधर एंजाइम पूछ रहे हैं, न्यूबॉर्न हैज़ पुअर फीडिंग, लेथर्जी, सीजर्स इन यूरिन विद अ बर्न्ट शुगर ऑर्डर। अच्छा, इसमें जिस चीज़ की बात हो रही है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ की है कि बर्न्ड शुगर ऑर्डर। अक्सर ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए, इस पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। तो इसमें क्या है कि ये असल में ना मेपल सिरप ऑर्डर, यानी मेपल सिरप की तरह जो यानी बू होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो किस में है, मेपल सिरप डिजीज़ में ही होते हैं, और इसमें कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होते हैं, ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज जो है वो होते हैं। ठीक है, और PKU में जो है, PKU में उसमें क्या होते हैं, उसमें PKU में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट होता है PKU के अंदर। ठीक है, याद रखें। और वहाँ पे मस्टी, वहाँ पे जो आपका होता है वो वहाँ पे मस्टी ऑर्डर यूरिन होता है, उधर मस्टी ऑर्डर होता है, इधर मेपल। ठीक है, याद रखें। तो PKU में ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है, और जो मेपल सिरप है तो उसमें कौन सा वाला ब्रांच, या पढ़ लें लाइन टू लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जी कौन से वेसल्स हैं जो ट्राइजेमिनल नर्व को कंप्रेस कर रहे हैं। तो पहले भी आपको वो ऊपर पढ़ने से पहले आपको पता चल जाएगा कौन से हैं। वो आपको पता है कि सेरेब्रल जो सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी SCA, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 50 MCQs जो है ये हमने डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह आगे जो और MCQs हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों को जहाँ कहीं पे कोई इशू हो, कहीं पे समझ नहीं आ रही हो, कहीं पे कंसेप्ट क्लियर ना हो रहा हो, काइंडली आप हमारे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट हमें टेक्स्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह, और जितना जल्दी हो सके हम आपको रिस्पांस देंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे, ताकि आप लोग का कंसेप्ट बन जाए और आप लोग जो है इजीली अक्टूबर अटेम्प्ट करें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। लेकिन एक बात याद रखें कि आपने कंसिस्टेंट होना है, कंसिस्टेंसी आपने नहीं छोड़नी। ठीक है, हम बहुत थोड़ा थोड़ा करके पढ़ मतलब एक सीक्वेंस के साथ जा रहे हैं। ठीक है, हर मतलब दिन में 3 टॉपिक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर यही 3 टॉपिक्स आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, मेरे ख़्याल से जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर इस लेवल पे आप इस तरह तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह फिर कोई मुश्किल नहीं होगा। स्टेटमेंट पढ़ते ही आप लोग को सारी चीज़ें जो है वो पता चल जानी है कि इसका आंसर क्या है, और पूरा टॉपिक आप लोग को समझ आ जाएगा। आगे फिर NRE 2 के लिए भी आप लोगों के लिए आसानी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।